ये फिल्म 2048 की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां कई कारें अटलांटिक महासागर के किनारे नेटो ऑपरेटिंग बेस की ओर जा रही हैं। एक कार एक विशाल हवेली के सामने रुकती है और एक महिला 3 लोगों के परिवार को उस हवेली के अंदर ले जाती है, जो अब उनका नया घर है। पिता रिक जैनसेन, उनकी पत्नी डॉक्टर एबिगेल और उनका बेटा लुकास इस शानदार जगह को देखकर हैरान है, क्योंकि वे इस तरह की भव्यता के आदी नहीं हैं। तीनों अपने निजी स्विमिंग पूल के सामने खड़े हैं जब लुकास रिक से पूछता है कि वह कहाँ जा रहे हैं। रिक आकाश की ओर इशारा करता है। कैमरा बाहर पैन करता है, जिससे पता चलता है कि पड़ोस में भी ऐसी ही हवेलियां हैं, जो सुझाव देती है कि अन्य कारों में आए लोगों को भी ऐसे ही घर दिए गए हैं। अगली सुबह प्रोफेसर मार्टिन कोलिंगवुड परिवार से मिलने आता है। दंपति उसे देखकर खुश होते हैं। रिक प्रोफेसर को मिशन के लिए चुनने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन प्रोफेसर उन्हें मिशन से जुड़े जोखिमों की याद दिलाता है। प्रोफेसर कहता है कि वह उनकी सेवा के लिए आभारी है और चला जाता है। इसके बाद एक नेटो सम्मेलन दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर एक समूह के सामने बोलता है। वह बताता है कि 2048 तक पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो चुका है और लोग बचे हुए संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं। देशों के बीच युद्ध आम है। वह भविष्यवाणी करता है कि 10 साल में ग्रह का आधा हिस्सा निर्जन हो जाएगा और 15 साल में दुनिया की आधी आबादी भूख से मर जाएगी। मनुष्यों का समय खत्म हो रहा है क्योंकि वे अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि इस सब के बीच उन्हें उम्मीद है शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन में। ये सौर मंडल में एकमात्र ऐसा पिंड है जिसके पास पृथ्वी के अलावा एक वातावरण है, जो इसे मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाता है। हालांकि यह अभी मनुष्यों के रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस पर तरल मीथेन की बारिश होती है, वातावरण नाइट्रोजन से भरा है और तापमान अत्यधिक कम है। प्रोफेसर का दावा है कि अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार टाइटन मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उनका एक अलग दृष्टिकोण है। वह आधुनिक जेनेटिक्स का उपयोग करके मनुष्यों को टाइटन के वातावरण के अनुकूल बनाना चाहते हैं, न कि टाइटन को मनुष्यों के लिए उपयुक्त बनाना। इसलिए रिक और टीम के 13 अन्य लोगों को टाइटन के वातावरण के अनुकूल होने के लिए प्रयोग किया जाएगा। उनके शरीर में छोटे छोटे बदलाव करके उन्हें नाइट्रोजन सांस लेने और टाइटन की ठंड में जीवित रहने के लिए तैयार किया जाएगा। हर कोई प्रयोग के जोखिमों से अवगत है, लेकिन वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। उनका मुख्य उद्देश्य टाइटन को मनुष्यों का नया घर बनाना है। इस विशेष कार्य के लिए 16 देशों के 5000 लोगों में से इस समूह को चुना गया है, क्योंकि उनमें जीवित रहने की क्षमता है। सम्मेलन में एक व्यक्ति आपत्ति जताता है कि यह प्रक्रिया एक जबरन विकास है और अंत में कोई भी जीवित नहीं बचेगा, लेकिन अन्य लोग जोखिमों से अवगत हैं। सम्मेलन के बाद समूह को उनके की कार्ड दिए जाते हैं और एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। प्रयोग की सहायक डॉक्टर फ्रेया अपटन रिक को एक इंजेक्शन देती है और उसे बताती है कि अगले हफ्ते उसे 300 से अधिक इंजेक्शन मिलेंगे। ये इंजेक्शन उन्हें ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन जलाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि टाइटन पर ऑक्सीजन का स्तर केवल 5% है, जो पृथ्वी के 20% से कम है। इसके बाद उनकी हवेलियों का दृश्य दिखाया जाता है। सभी 14 स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को एक दूसरे के बगल में शानदार घर दिए गए हैं। एबिगेल सभी को बारबेक्यू वीकेंड के लिए आमंत्रित करती है। वे सभी एक साथ नाचते, खाते और पीते हैं। यह आखिरी मौका है जब उन्हें शराब पीने की अनुमति है, इसलिए वे इसका आनंद लेते हैं। एबिगेल नशे में हो जाती है, इसलिए रिक उसे उनके कमरे तक ले जाने में मदद करता है। लेकिन इससे पहले कि वे कमरे तक पहुंचे, रिक खांसने लगता है। एबिगेल उसकी मदद करती है और देखती है कि वह बुखार से जल रहा है। वह उसे कुछ दवा देती है और बिस्तर पर लिटा देती है। अगले प्रयोग में स्वयंसेवकों को पानी के अंदर जितनी देर हो सके बैठने के लिए कहा जाता है। अंत तक पानी के अंदर रहने वाले रिक और एक लड़की टेली हैं। दोनों 31 मिनट तक पानी के अंदर रहते हैं। बाहर मौजूद सभी खुश और हैरान है कि प्रयोग सफल रहा है। टेली घुटने लगती है और 39 मिनट में सतह पर आ जाती है, लेकिन रिक अभी भी अंदर रहता है। उसके जीवन के संकेत कम हो रहे हैं, इसलिए सभी चिंतित हो जाते हैं। हालांकि रिक तेज गति से पूल में तैरने लगता है, जो उसकी प्रगति को दर्शाता है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। वह 42 मिनट तक पानी के अंदर रहता है। रात में रिक अपने बेटे लुकास को टाइटन की स्थितियों के बारे में एक बेड टाइम स्टोरी के रूप में बताता है। बच्चा ये जानकर उत्साहित होता है कि उसका पिता जल्द ही दूसरे ग्रह पर रहने में सक्षम होगा। रिक फिर अपनी पत्नी के साथ स्विमिंग पूल में जाता है, जहां वह उसकी पीठ पर उभरी नसों को देखती है। वह इसे इंजेक्शन का साइड इफेक्ट बताती है, लेकिन उसकी चिंता बढ़ जाती है। समय बीतने के साथ एबिगेल और रायन, एक अन्य स्वयंसेवक की पत्नी, दोस्त बन जाती हैं। रायन उसे बताती है कि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति यहां आए, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। रिक उस दिन सर्जरी से गुजरता है। एबिगेल एक डॉक्टर होने के नाते उस किताब को पढ़ती है जो उन्हें दी गई थी, जिसमें सभी प्रक्रियाएं लिखी हैं जिनसे रिक को गुजरना होगा। वह देखती है कि ये सभी सुरक्षित हैं, इसलिए वह राहत महसूस करती है। रात में वह उठती है और देखती है कि रिक उनके बिस्तर पर नहीं है। वह किचन में जाती है और उसे अपने शरीर पर बर्फ लगाते हुए देखती है। वह कहता है कि वह बिस्तर में जल रहा था। एबिगेल बर्फ की एक बाल्टी लाती है और रिक उसमें अपने हाथ डालता है। वह अपनी पत्नी से भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन वह ठंड सहन नहीं कर पाती और अपने हाथ बाहर निकाल लेती है। रिक दावा करता है कि उसे कोई ठंड महसूस नहीं हो रही है। वह टाइटन के ठंडे तापमान में रहने के लिए अनुकूलित हो चुका है। एक प्रयोग में समूह को मीथेन गैस से भरे पानी में तैरने के लिए कहा जाता है, जैसा कि टाइटन पर होगा। फिर उन्हें मीथेन और नाइट्रोजन सांस लेते हुए एक मैदान में जितनी देर हो सके दौड़ने के लिए कहा जाता है। वे कई दिनों तक यही अभ्यास करते हैं। एक दिन समूह चेंजिंग रूम में होता है जब रिक देखता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। टेली जांच करती है और उसके सिर से बालों का एक गुच्छा निकालती है। तभी एक महिला स्वयंसेवक खून की उल्टी करती है और जमीन पर गिर जाती है। दूसरे उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और अधिकारियों को बुलाते हैं।
डॉक्टर फ्रेया उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ कर पाने से पहले ही मर जाती है। समूह सदमे में है क्योंकि प्रयोग की कठोर वास्तविकता सामने आने लगी है। रात में सभी रिक के घर पर इकट्ठा होते हैं और इस मामले पर चर्चा करते हैं। एबिगेल देखती है कि सभी स्वयंसेवकों की नसें कुछ सेकंड के लिए उभर आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, हालांकि कोई और इसे नोटिस नहीं करता है। रायन और उसका पति पूल के बाहर हैं। उसका पति मौत से घबरा गया है और नियंत्रण खो देता है। वह रायन को चेहरे पर मारता है। दूसरे लड़की की मदद करने जाते हैं और उस आदमी को रोकते हैं। उसका दिमाग प्रयोगों को संभाल नहीं पा रहा है। अगले दिन डॉक्टर फ्रेया रिक के घर आती है और उसके स्वास्थ्य की जांच करती है। वह दावा करती है कि जो लड़की मरी थी उसे किडनी स्टोन था, जिसने प्रयोग को बदल दिया और उसकी मौत हो गई। रात में रिक खून की उल्टी करने लगता है। एबिगेल इसकी जांच करने के लिए उसका नमूना लेती है। दरवाजे बंद करते समय वह दीवारों से एक रोशनी को टिमटिमाते हुए देखती है और एहसास करती है कि उन पर नजर रखी जा रही है। रिक स्विमिंग पूल में होता है जब उसकी त्वचा छिलने लगती है और पानी में तैरने लगती है। बाद में जब वे सोते हैं, एबिगेल देखती है कि रिक की पीठ भी छिल चुकी है। एबिगेल अगली सुबह नमूना लेकर लैब जाती है और देखती है कि इसमें कई ऐसे यौगिक हैं जिनके बारे में किताब में नहीं बताया गया था। उस दिन रिक की सर्जरी होती है जो उसे अंधेरे में देखने की क्षमता देती है। वह सर्जरी के बाद घर जाता है, लेकिन जब उसकी आंखों से खून बहने लगता है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। एबिगेल प्रोफेसर से मिलती है और उस पर प्रक्रिया के बारे में सब कुछ न बताने का आरोप लगाती है। वह कैमरों के बारे में भी सवाल करती है जिन्हें प्रोफेसर सुरक्षा कारणों से लगाए जाने का दावा करता है। प्रोफेसर उसे टाल देता है और उसे घर भेज देता है। जैसे ही एबिगेल घर पहुंचती है, वह देखती है कि रायन के घर के बाहर बड़ी सेना की गाड़ियां आई हैं। वह देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन एक सैनिक उसे रोक देता है। तभी कोई रायन को खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसका मृत शरीर सामने के बरामदे पर पड़ा है। रायन का पति प्रयोगों के कारण पूरी तरह से पागल हो चुका है। एक रात एबिगेल रिक का की कार्ड लेकर सुविधा में घुस जाती है। वह स्वयंसेवकों के मेडिकल रिकॉर्ड ढूंढती है और देखती है कि जो लड़की मरी थी उसे किडनी स्टोन नहीं था। प्रोफेसर और टीम नासा के साथ एक बैठक में होते हैं। प्रोफेसर को नैतिक कारणों और सबूतों के बिना जबरन विकास के प्रयोग करने के लिए फटकार लगाई जाती है। उन्हें धमकी दी जाती है कि उनका ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। जब प्रोफेसर रिक के घर आता है तो वह एबिगेल को बताता है कि उसे वास्तव में प्रयोगों के प्रभावों का पता नहीं है, लेकिन अब वे पीछे नहीं हट सकते। प्रयोग के बाद विषय एक नई मानव प्रजाति होमो टाइटेनियन में बदल जाएंगे, जो होमो सेपियंस से अलग होगी। लेकिन चूंकि हर किसी का विकास अलग तरह से होता है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि रिक पूर्ण प्रयोग के बाद क्या बन जाएगा। बाद में रिक अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और अंधेरे में भी सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। उसकी आंखें विकसित हो चुकी हैं। अगले दिन वे विषयों पर एक महत्वपूर्ण सर्जरी करते हैं, लेकिन रिक और टैली को छोड़कर सभी मर जाते हैं। अब मानवता का भविष्य इन दोनों पर निर्भर है। एबिगेल को सर्जरी के बाद सुविधा में लाया जाता है और वह अपने पति को एक अलग प्राणी में बदलकर देखकर हैरान हो जाती है। हालांकि ये स्पष्ट है कि वह अभी भी उन्हें याद करता है। वे पूरी तरह से होमो टाइटेनियन में बदल चुके हैं। वे मनुष्यों की बात सुन सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वे कम आवृत्ति में संचार करते हैं, जो सामान्य मानव कानों के लिए अदृश्य है। रिक उस रात घर आता है और गलती से एबिगेल को धक्का दे देता है। बाद में वह तैर रहा होता है जब बाहर एक जोरदार धमाका होता है। टैली उससे मिलने आती है और कई सैनिक भी घर के पास पहुंचते हैं। पता चलता है कि टैली ने अपने पति को मार डाला है। सैनिक टैली को गोली मार देते हैं और रिक को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके उन सभी को आसानी से मार देता है। वह केवल तब रुकता है जब एबिगेल उसे रोकती है। अधिकारी उसे सुविधा में ले जाते हैं और उसे एक कांच के सेल में रखते हैं। रिक अब टाइटन भेजे जाने के लिए तैयार है, लेकिन एबिगेल और लुकास के साथ उसका भावनात्मक लगाव उसे आगे बढ़ने से रोकता है। प्रोफेसर एबिगेल से कहता है कि वह रिक को एक यौगिक का इंजेक्शन लगाए जो उसकी याददाश्त को मिच्छा दे। एबिगेल सहमत हो जाती है और उसे इंजेक्शन लगाती है। रिक अपना सिर हिलाता है, जो दर्शाता है कि वह उसे भूलना नहीं चाहता। एबिगेल सेल से बाहर आती है, लुकास और डॉक्टर फ्रेया को लेकर भाग जाती है। पता चलता है कि उसने रिक को भागने में मदद करने के लिए एक अलग यौगिक दिया था। रिक बेहोश होने का नाटक करता है और एक सैनिक को मार देता है। अन्य सैनिक सतर्क हो जाते हैं, लेकिन रिक की विकसित क्षमताएं उसे आसानी से भागने में मदद करती हैं। रिक अपनी पत्नी और बेटे से एक प्रयोगशाला में मिलता है, लेकिन जल्द ही सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। प्रोफेसर एबिगेल को समझाता है कि रिक का विकास अपरिवर्तनीय है और अब वह मनुष्य नहीं रह सकता। उसके जीवित रहने का एकमात्र तरीका टाइटन पर जाना है। यह देखकर कि वह अपने पुराने पति को पूरी तरह से खो चुकी है, एबिगेल अंत में मानवता और उसके अस्तित्व के लिए उसे जाने देने के लिए सहमत हो जाती है। अगले दृश्य में हम उन्हें एक हवाई जहाज में देखते हैं। रिक एक बॉडी बैग में लेटा हुआ है और उसे टाइटन भेजे जाने के लिए ले जाया जा रहा है। कुछ महीनों बाद प्रोफेसर को अनैतिक तरीकों का उपयोग करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। एबिगेल और फ्रेया ने टाइटन 2 सुविधा का नियंत्रण संभाल लिया है। लुकास अपनी मां को बाहर बुलाता है और उसे साफ रात के आकाश को देखने के लिए कहता है। कहीं दूर आकाशगंगा में हम रिक को टाइटन की पहाड़ियों पर खड़े देखते हैं। वह पूरी तरह से उसके वातावरण के अनुकूल हो चुका है। वह अपने जालीदार हाथ फैलाता है और उसके आकाश में उड़ान भरता है। इस तरह की और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें।